वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। आज का जो वीडियो है बहुत ही खास इसलिए होने वाला क्योंकि आज के वीडियो के माध्यम से हम लोग 14 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में चर्चा करेंगे और वो 14 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो होंगे आपके वो पॉलिटिकल साइंस के हैं। पॉलिटिकल साइंस यानी कि राजनीति विज्ञान या राजनीति शास्त्र। अगर आप प्रथम सेमेस्टर में बीए के एडमिशन लिए हैं तो आपको पढ़ना पड़ता है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन और भारत का संविधान यानी कि इंडियन नेशनल मूवमेंट एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के बारे में आपको जानना होता है। तो आखिरकार जो इंडियन नेशनल मूवमेंट यानी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन जो है या जो आपका इंडियन जो कॉन्स्टिट्यूशन है यानी कि जो भारत का संविधान है, वहाँ से कौन कौन से ऐसे टॉपिक हैं जिनसे पिछले 2 वर्षों में यानी जब से नई शिक्षा नीति लागू हुई है तब से और अब तक यानी 2 वर्षों में अधिकतर विश्वविद्यालय के जो सिलेबस हैं सभी सेम है। पेपर जो होते हैं पैटर्न भी लगभग अधिकतर का सेम होता है। ऑब्जेक्टिव में जो प्रश्न पूछे गए हैं, लिखित में जो प्रश्न पूछे गए हैं, वो प्रश्न किन टॉपिक से आए हैं उन्हीं टॉपिक को मैं ढूंढ करके आपके समक्ष लाया हूं और बोर्ड पर मैंने लिख रखा है पहले से, ताकि समय आपका नष्ट ना हो और बहुत ही कम समय के अंतर्गत हम लोग यह जान लें कि कौन से ऐसे टॉपिक हैं जिनसे 2024 की परीक्षा में प्रश्न आने वाले हैं। और इन टॉपिक्स को अगर हम पढ़ लेंगे तो और कुछ आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अगर इतना ही आप पढ़ लेंगे, इनमें से अगर एक आध दो टॉपिक छूट भी जाता है कोई दिक्कत की बात नहीं, बहुत ही आसान तरीके से आप इन टॉपिक को तैयार भी कर पाएंगे, समझ भी पाएंगे। उसके लिए भी जुगाड़ है। कैसे समझना टॉपिक को, उसके लिए महासंग्राम वीडियो आएगी, रिवीजन क्लास जो होती है वो आएगी। मॉडल पेपर हमारे आप देखें 2023 में मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं प्रथम सेमेस्टर को लेकर के। 2022 की बहुत सारी वीडियोस पड़ी हुई हैं हमारे चैनल पर प्लेलिस्ट में, तो आप उन वीडियोस को देखें और निश्चित तौर पर जिस दिन आपने उन वीडियोस को देख लिया, एक भी प्रश्न आपका एग्जाम में अगर छूट जाएगा आकर के फिर बताना कि भाई आपने ऐसा कहा था और ऐसा नहीं हुआ। फिर उसी समय मैं आपको बताऊँगा, आप आकर के वीडियो को ऐसे डिसलाइक मार दीजिएगा। और मुझे किसी प्रकार की कोई वो नहीं ज़रूरत है कि भाई मैं जो बताता हूँ जो है वो आता ही आता है, 100% आपको एकदम गारंटी देता हूँ, लेकिन 90% तक मैं गारंटी इसलिए देता हूँ क्योंकि कुछ विश्वविद्यालय में हो सकता है एक आध दो क्वेश्चंस ना आए। तो एक आध दो क्वेश्चंस की कोई बात नहीं होती भैया। और आपके रिजल्ट आए होंगे, आप लोगों ने देखा होगा, यूट्यूब पर भी मैंने डाला था और बहुत सारे बच्चों ने हमारे पास इतना रिजल्ट सेंड कर दिया था कि मैं किसका किसका डालूं और किसका किसका ना डालूं। तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं, अगर आपका नहीं पड़ा है तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। लेकिन आज का जो वीडियो है बहुत ही हेल्पफुल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसको अंत तक जरूर देखिएगा, ठीक है। सबसे पहली बात यह है कि बीए प्रथम वर्ष प्रथम सेमेस्टर राजनीति विज्ञान भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन और भारत का संविधान यानी कि उसके 14 इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये पॉलिटिकल साइंस यानी इंडियन नेशनल मूवमेंट एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ये आपके पेपर का नाम है। दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय लखनऊ विश्वविद्यालय में 2 पेपर होते हैं। तो पहले पेपर का आपका नाम क्या हो जाएगा? पहले पेपर का आपका नाम होगा इंडियन नेशनल मूवमेंट और दूसरे पेपर का आपका नाम होगा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। क्लियर? ये बात ध्यान रखेंगे। कहने में तो बड़ा आसान लगता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बहुत छोटा नहीं, बहुत बड़ा है। दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है भारत का संविधान, भैया समझ रहे हैं ना। दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। कितने अनुच्छेद हैं? 395 अनुच्छेद जब लिखा गया था तब था, और लगभग 105 से 6 बार संशोधन हो चुका संविधान में, 105 4-5 बार जो हुआ हो, लगभग 100 से अधिक बार संविधान में संशोधन हो चुका। अब आप सोचो कि संविधान में इतनी बार संशोधन हुआ होगा तो कुछ ना कुछ जुड़ा होगा ना, कुछ ना कुछ कमी हुई होगी। लगभग 100 से अधिक संविधान जो है मतलब अनुच्छेद और भी इंक्लूड हुए हैं, यानी लगभग अगर आप देखेंगे तो 450 से ऊपर संविधान है भारत संविधान में, मतलब वर्णित है। लेकिन मूल रूप से अगर देखें तो 395 हैं। 8 अनुसूचियाँ शुरुआत में थी, 22 भाग थे, अनुसूचियाँ 4 और बढ़ी, तो अब जो है कितनी अनुसूची हो गई भैया? 12 अनुसूची हैं। अब 24 भाग हो चुके हैं, पहले 25 भाग हो गए थे, एक भाग भी कट गया। पहले 22 भाग था, फिर क्या हुआ, धीरे धीरे संविधान संशोधन हुआ तो कई भाग जुड़ते गए, तो 25 भाग हुआ, फिर एक भाग कम हो गया, यानी 24 भाग अब वर्तमान में आपको मिलेंगे। तो भारत का जो संविधान है वो तो कहने में छोटा लग रहा है लेकिन बहुत बड़ा है। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन एक दिन का आंदोलन नहीं है, बहुत लंबा आंदोलन था। और आप देखें अंग्रेज लोग जब से आए हैं, आप खास करके भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की जो पृष्ठभूमि है 1858 ईस्वी का जो भारत शासन अधिनियम आता है वहाँ से शुरू होती है।
और जब भारत की जो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम या पहली क्रांति बोले तो प्रथम स्वतंत्रता या स्वाधीनता आंदोलन होता है, वहीं से भारतीयों के मन में ये लगता है कि भाई भारत एक है। क्योंकि भारत उससे पहले अलग अलग छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था। उनको ये एहसास नहीं था कि भाई अंग्रेज लोग हम पर शासन कर रहे हैं। जैसे आज अगर कोई पार्टी आकर के यहाँ पर शासन करे या कोई कंपनी मान लेते हैं, अंबानी जी की कंपनी है, मैं ये नहीं मतलब एक उदाहरण के माध्यम से समझा रहा हूँ आपको, तो इसका कोई सही तथ्य मतलब वो नहीं है कि भाई अंबानी जी ऐसा करेंगे, बिल्कुल ऐसा मेरा कोई मंतव्य नहीं है। ठीक है, चूँकि कभी कभी क्या होता है कि अगर आप किसी दूसरे परिपेक्ष में बात बोलेंगे और दूसरे परिपेक्ष में अगर बातें निकल गई तो उसका अलग मैटर हो जाता है। तो इसीलिए जैसे मान लेते कोई कंपनी है भारत में, अब विदेशी कंपनी कोई आई है, यहाँ पर काम कर रही है, ठीक है, अब वो क्या करे कि यहाँ पर धीरे धीरे अपना राजनीतिक वर्चस्व जो है बनाती चली जाए, यहाँ पर चुनाव लड़े, यहाँ पर सेना रखना प्रारंभ कर दे, गोला बारूद रखना प्रारंभ कर दे, तो फिर धीरे धीरे करके क्या होगा, अब जब उसने आंदोलन किया, युद्ध लड़ने शुरू कर दे, फिर उसके बाद में हमारे राजाओं महाराजाओं को पराजित करने लगे, तो भाई हमको पता चलेगा ना कि भाई ये लोग जो है हमको छल रहे हैं, हमारे साथ गलत कर रहे हैं। तो जब लोगों को पता चला तब तक जो है हालांकि देर हो चुकी थी, तो उसी फिर हिसाब से 1858 ईस्वी का अधिनियम आता है। फिर ब्रिटेन की जो महारानी होती हैं वो खुद एक प्रकार से अपने हाथों में सारा शासन ले लेती हैं, तो ब्रिटिश क्राउन के हाथों में जो शासन चला जाता है वो शासन जाता है कि भाई भारतीय जनता को अच्छा करने के लिए। लेकिन फिर क्या होता है, भारतीय नियमों को सुधारने के लिए, लेकिन वो नियम सुधरने के बजाय और बदलते चले जाते हैं, बेकार होते चले जाते हैं। फिर उसका विरोध होता है, तो वही विरोध जो होता है आंदोलन के रूप में होता है। अलग अलग आंदोलन आएंगे, गांधी जी आएंगे, बहुत सारे आंदोलन। भारत में सबसे ज़्यादा आंदोलन जो किया है स्वतंत्रता को लेकर के वो गांधी जी ने ही किया है, मोहनदास करमचंद गांधी। तो यही सबसे प्रश्न आएंगे। तो आइए हम जानते हैं कौन कौन से ऐसे टॉपिक हैं जिनसे आपकी परीक्षा में बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, क्योंकि पिछले 2 वर्षों में आप देखेंगे चूँकि राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो लागू हुई है अभी जल्दी लागू हुई है। हालांकि सिलेबस पहले भी आप पढ़ते थे बीए फर्स्ट ईयर में भी, और आज बीए प्रथम सेमेस्टर में भी पढ़ रहे हैं। फर्स्ट ईयर में 2 सेमेस्टर आपको पढ़ना होता है, एक प्रथम सेमेस्टर एक द्वितीय सेमेस्टर। आप सेकंड ईयर में जाओगे तो 2 सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर। आप थर्ड ईयर में जाओगे आपको 2 सेमेस्टर, एक फिफ्थ सेमेस्टर और 6th सेमेस्टर, आपको इस तरीके से पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो अब भी सिलेबस लगभग वही होता है, लेकिन कुछ कुछ चेंजमेंट होता है आपका। ठीक है, देखिए पहला आपका जो है वो क्या है, भारतीय राष्ट्रवाद का उदय का क्या कारण रहा। यानी भारतीय राष्ट्रवाद जो है, ये जो है नेशनलिज्म किस तरीके से भारत में उदय होता है। तो मैंने शुरुआत में ही आपको बताया था कि 1858 की जब क्रांति हुई तभी लोगों को पता चलता है कि भाई समाज में कुछ गड़बड़ हो रहा है या समाज अभी तक ठीक तरीके से नहीं चल रहा है। तो क्रांति होती है और भारत में राष्ट्रवाद की चिंगारी उत्पन्न होती कि भाई भारत पूरा का पूरा हमारा है और हमारे देश पर ये अंग्रेज लोग शासन करते हैं और हमारे देश में आकर के हम ही लोगों को गुलाम बना करके रखे हैं। तब ये धारणा उत्पन्न होती है जब 1857 की क्रांति होती है। इसके अलावा और भी तमाम से 1861 के अधिनियम आते हैं, 1858 का अधिनियम आता है, इसके अलावा 1891 का अधिनियम आता है। तमाम प्रकार के अधिनियम आते हैं। उन अधिनियमों के माध्यम से भारतीय लोगों के प्रति कानून का रवैया जो रहता है वो अलग रहता है और जो ब्रिटेन के लोगों के प्रति रवैया रहता है वो अलग रहता है। तो दोनों में डिफरेंस आपको मिल जाता है, तो जनता को पता लगने लगता है धीरे धीरे। फिर उधर 1885 ईस्वी में आप देखते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हो जाती है और भी तमाम सारे सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक, आर्थिक और सांस्कृतिक कारण रहे जिनके कारण से क्रांतियाँ होती गई और लोगों के अंदर एक ज्वाला, एक प्रकार से एक ऐसी विचारधारा पनपने लगी जो राष्ट्रवाद कही जाती है। तो हमने राष्ट्रवाद पर चर्चा करी हुई, तो आप लोग देख लीजिएगा। तो भारतीय राष्ट्रवाद का उदय का क्या कारण रहा, इस पर हमको पढ़ना है। इसके अलावा उदारवादी और उग्रवादी राष्ट्रीय आंदोलन जो रहा इसके बारे में पढ़ना है। उदारवादी आंदोलन जो रहा है 1885 से लेकर के 1905 ईस्वी तक आप देखते हैं जो आंदोलन चले हैं या जो रवैया रहा है कांग्रेस का वो उदारवादी कहा जाता है। लेकिन उसके बाद 1905 ईस्वी में आप देखते हैं एक उग्रवादी, 1905 या 6 में एक उग्रवादी विचारधारा। उग्रवाद का मतलब सीधा सीधा होता है कि एक मतलब गर्म जोशीला, जैसे लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्रपाल, ये 3 लोग जो है बड़े फेमस होते हैं उग्रवादी आंदोलन में। मतलब ये अंग्रेजों से लड़ करके एकदम से यहाँ से भगाने की बात करते हैं, जबकि ये लोग जो है चिरौरी बिनती करके उदारवादी लोग जो है यहाँ से भगाने की बात करते हैं। क्लियर, ये लोग अब अपनी बातों को एकदम से उस तरीके से रखते हैं कि भाई हमारा सांप भी ना टूटे और मतलब कि सांप भी मर जाए लाठी भी ना टूटे, लेकिन ये लोग लाठी तोड़ करके सांप को भगाने का काम करते हैं। तो ये दोनों की विचारधाराओं में यही अंतर होता है, बाद में जाकर के फिर एक हो जाते हैं। तो ये चीज़ें होती है। ठीक है, मुस्लिम लीग भी इसी समय आप देखते हैं आती है सामने कुछ समय के बाद में। देखिए तीसरा टॉपिक है सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है इसको हमको पढ़ लेना है।
ठीक है। सविनय अवज्ञा मतलब विनय के साथ हम अवज्ञा करेंगे। गांधी जी का मानना था कि अंग्रेज लोग जो काम कहेंगे उसका हम लोग विरोध करेंगे, किस तरीके से, विनय के साथ, कि भैया आपने जो बात कही है ठीक है, वो बात आप करें, उसको मैं नहीं करूँगा, मैं विनय के साथ प्रभु मैं नहीं करूँगा, आपकी बताई गई बातों को, आपके स्कूल में आपके बनाए गए वस्त्र मैं नहीं पहनूंगा। सीधी सी बात, सविनय अवज्ञा आंदोलन, ठीक है। और आप देखते हैं गांधी जी के द्वारा ही भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में आप देखते हैं चालू होता है। तो ये भी आंदोलन एक प्रकार से इसमें बड़ा भूमिका निभाता है। भारत छोड़ो आंदोलन हुआ, ठीक है। तो भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में हमको पढ़ना है और सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में पढ़ना है। इसी समय खिलाफत आंदोलन की बात होती है, जो कि अरबी मतलब तुर्की खलीफा वगैरह की बात होती है। तो यहीं पर मुसलमान जो लोग होते हैं उनको एक करने के लिए महात्मा गांधी खिलाफत आंदोलन का भी समर्थन करते, ताकि मुस्लिम लोग भी हमारे साथ रहे। भारतीय मुस्लिम जो है तभी साथ आते हैं। अच्छा, गांधी जी की बात मुसलमान भी मानते थे, हिंदू भी मानते थे, और जितने दलित वगैरह लोग थे सब मानते थे। आप कहते कि दलितों के नेता भीमराव अम्बेडकर जी थे, लेकिन दलितों के नेता सबसे बड़े गांधी जी थे। अगर आप बहुत अच्छे तरीके से अगर अध्ययन करेंगे, गांधी जी को आप पढ़ेंगे, तो हरिजन सेवक संघ से लेकर के अछूतों के प्रति ऐसा जो उनको भगवान का दर्जा देने वाले हैं गांधी जी बहुत ज्ञानी भी थे। गीता का पाठ करते थे। गीता कर्म की अवधारणा पर विश्वास रखती है, कर्म पर फोकस करती है, ठीक है। कर्म प्रधान विश्व करे राखा, जो जिस करे तस फल चाखा, इस बात को फोकस करती है। और गीता में आप देखते हैं कि हमेशा जो है गुण और कर्म के हिसाब से जो वर्ण व्यवस्था है बटी हुई, जाति व्यवस्था गुण और कर्म के हिसाब से बटी हुई, इस बात को फोकस करती गीता। और गीता ये बताती, गांधी जी यही पढ़ते थे। और गांधी जी की विचारधारा आप देखेंगे तो अछूतों के प्रति बड़ी श्रद्धा रही है। और गांधी जी सबसे बड़े नेता रहे हैं अछूतों के, सबसे बड़े नेता रहे दलितों के। जो मतलब जिन वर्गों को लोग, बड़े वर्ग के लोग जो है अगर जिनको पानी नहीं पीने देते थे, उनको पानी मतलब एक प्रकार से उनको उनका उच्च दर्जा दिलाने का काम गांधी जी ने ही किया है, ठीक है। हालांकि भीमराव अम्बेडकर के आप जितने भी काम उन्होंने किए हैं उसको आप नकार बिल्कुल भी नहीं सकते, उन्होंने बहुत काम किया, लेकिन गांधी जी ने भी उनके बराबर का काम किया है। और लोग उसको कभी कभी समझ नहीं पाते, गांधी जी को लेकर के इधर उधर की बात करते हैं। लेकिन गांधी जी, देखिए गांधी जी का अपना स्थान है, भीमराव अम्बेडकर जी का अपना अलग स्थान है। पूना पैक्ट आप देखते दोनों के बीच में होता है। जब भीमराव अम्बेडकर को लगता है कि नहीं दूसरे देश की मांग करनी चाहिए जिन्ना के साथ मिलकर, मतलब जिन्ना पाकिस्तान की बात कर रहे थे, भीमराव अम्बेडकर भी दलितों के लिए अलग देश की मांग कर रहे थे। और मांग इसलिए साथ कर रहे थे कि ताकि दलितों को उच्च दर्जा प्राप्त करवा सके। गांधी जी ने तब उनको समझाया पूना पैक्ट के माध्यम से कि भैया ये बात ठीक नहीं है, आप जो बातें कहें मैं उस पर कायल हूँ, जो आप कहो वही चीज़ नियम, वही नियम से फॉलो। तो ये थे गांधी। और इसी प्रकार से आप देखें, अच्छा सावरकर भी अपनी जगह पर ठीक थे, अपनी जगह पर हर एक जो व्यक्ति थे। अब अगर आप नेताजी की बात करें, गांधी जी की बात करें, दोनों के विचारों में बड़ा मतभेद हुआ करता था। नेताजी जो है, हालांकि नेताजी कभी सामने आकर के गांधी जी का विरोध नहीं करते थे, पीठ पीछे भी विरोध नहीं करते थे। गांधी जी लेकिन क्या करते थे, गांधी जी उनके खिलाफ आप देखते हैं कि पट्टाभी सीतारामैया को चुनाव लड़वा देते हैं। पट्टाभी सीतारामैया चुनाव सुभाष चंद्र बोस के खिलाफ हार जाते हैं, नेताजी के खिलाफ। अब देखो नेताजी की उस समय इतनी पकड़ थी कि नेताजी एक बार अगर कह दें तो कांग्रेस ही नहीं बल्कि बड़े बड़े दिग्गज उनके सामने नतमस्तक होते थे। बहुत पढ़े लिखे व्यक्ति थे। आईसीएस की परीक्षा, जो परीक्षा होती है आईसीएस की या कुछ परीक्षा थी, उसको कंप्लीट किए थे। मतलब उस समय की जो भारत की सबसे बड़ी परीक्षा है, जो आजकल की आईएएस परीक्षा है, उसको क्वालिफाई किए हुए थे। नौकरी नहीं की, छोड़ दी, नौकरी लग गई, छोड़ दी। अब आप सोचो आज आप छोड़ोगे अपने देश के लिए, देश के लिए नौकरी को छोड़ोगे क्या? कोई छोड़ेगा? नहीं छोड़ते हो। तो वो उस समय छोड़ रहे थे। तो इस तरीके से गांधी वो व्यक्ति है जो देखता है कि भाई गरीब वर्गों के पास वस्त्र नहीं, तो कहता है कि अगर मैं दिन भर में, अगर मान लेते मैं पूरे जीवन में अपने मान लेते 100 वस्त्र नहीं पहनूंगा, तो वो 100 वस्त्र 100 लोगों के तन को ढकने के लिए हो जाएगा। तो आज से मैं धोती ही पहनूंगा, केवल वही धोती पहनते थे, वही धोती ओढ़ लेते थे, वो थे गांधी। तो कहीं ना कहीं पे ये आंदोलन जो था एक लोग का आंदोलन नहीं था, ये सभी का आंदोलन था। ये उदारवाद का भी आंदोलन था, उग्रवाद का भी आंदोलन था। ये एक प्रकार से नेताजी का भी आंदोलन था, गांधी जी का भी आंदोलन था, भीमराव अम्बेडकर जी का भी आंदोलन था, तो वीर सावरकर जी का भी आंदोलन था, पंडित मदन मोहन मालवीय जी का आंदोलन था, तो सैयद अहमद खां का भी आंदोलन था। उन्होंने अगर मुस्लिम मतलब जिन्ना का भी आज़ादी में योगदान रहा है, ऐसी बात नहीं कि जिन्ना को आप नकार देंगे। हालांकि जिन्ना की हठधर्मिता खास करके भारत का विभाजन करवा बैठी, वो अलग बात है। लेकिन उस समय जब एक थी मुस्लिम लीग कांग्रेस, सभी लोग साथ में मिलकर के काम करती, हिंदू मुस्लिम एकता जो थी वो कहीं ना कहीं पे काम लाई, रंग आई। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब मिलकर के आपस में जोड़ लगा रहे थे, सब मिलकर के अंग्रेजों को यहाँ से भगा रहे थे, ठीक है। तो
भारत छोड़ो आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, ये सब हमको पढ़ लेना है। इसके बाद में अब थोड़ा सा मैं टॉपिक को बता दूं ताकि ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा। देखिए, भारत विभाजन और स्वतंत्रता। तो भारत विभाजन कैसे होता है, इसके बारे में, इसका क्या कारण रहा है, भारत विभाजन की स्थिति क्या रही है और स्वतंत्रता कैसे प्राप्त हुई, इसको हम लोगों को समझना है। इसके अलावा टॉपिक जो अगला है आपकी परीक्षा में प्रश्न आएगा वो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, INC, इंडियन नेशनल कांग्रेस, जो बना, किसने बनाया, अलेक्जेंडर ऑक्टेवियन ह्यूम ने बनाया। और खास करके मैं आपको एक चीज़ और बताऊंगा कि जो है आपकी परीक्षा चाहे जैसी हो, ऑब्जेक्टिव हो, चाहे आपकी परीक्षा लिखित हो, दोनों दृष्टि से यही टॉपिक इंपॉर्टेंट है, तो इन टॉपिक को आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई भाई? 1885 में हुई है। किसने करी? एलन ऑक्टेवियन ह्यूम ने करी, ठीक है। ये बात ध्यान रखेंगे। WC बनर्जी प्रथम अध्यक्ष होते हैं इसके। ये सब ऑब्जेक्टिव में प्रश्न आपसे पूछेगा। और अगला आपका है टॉपिक, छठा टॉपिक है 1909 ईस्वी और 1919 ईस्वी में अधिनियम, भारत शासन अधिनियम आता है। इसमें जो प्रमुख प्रावधान इसके हैं, उन प्रावधानों को हमको समझना है। 1909 में जो काम किया गया है उसमें बहुत सारी कमियां रहीं, उन्हीं कमियों को दूर करता है 1919 का अधिनियम। तो इसी प्रकार से आप देखेंगे कि 1909 और 1919 का अधिनियम जो आता है, इसके बाद में आप देखते हैं 1919 की कमियां जो रहती हैं, उसके बाद में 1935 का अधिनियम आता है। 1935 के अधिनियम से आप देखते हैं 100 से अधिक आर्टिकल जो होते हैं भारतीय संविधान में हूबहू उतार लिए जाते हैं या फिर उसमें कुछ संशोधन करके उतार लिए जाते हैं। तो 1935 का अधिनियम भी बहुत महत्वपूर्ण है, ये बात ध्यान रखेंगे। तो मेरे हिसाब से अगर आप 1909 या 1919 में से अगर आप एक पढ़ना चाहें तो आप 1935 का तो पढ़ लें या फिर इन दोनों को पढ़ लें। दोनों में से आपको यही, मतलब आपको पढ़ लेना है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैंने आपको यहाँ पर बता रखा है। अगला टॉपिक जो हमारा है, हमको समझना चाहिए, वो टॉपिक है भाई भारतीय संविधान के निर्माण के जो मुख्य बिंदु रहे हैं। भारतीय संविधान निर्मात्री सभा, भारतीय संविधान मतलब जो संविधान निर्मात्री सभा थी, संविधान सभा थी, उसकी चर्चा परिचर्चा, संविधान बनने के तमाम सारे पहलू, संविधान कैसे बना, उसको लेकर क्या क्या बातें हो रही थी, ये सारी चीज़ें हमको यहाँ पर समझनी होगी, क्योंकि इसको समझेंगे तभी आपका पूरा डाउट क्लियर होगा। और भारतीय संविधान निर्माण के लेकर के जो बातें हैं, इसको लेकर के मैंने एक लेक्चर दिया हो, तो प्ले लिस्ट में आपको वीडियो मिल जाएगी, आप देख लीजिएगा। अगला टॉपिक है भारतीय संविधान की प्रस्तावना एवं नागरिकता। भारतीय संविधान की प्रस्तावना एवं नागरिकता की बात करें, भारतीय संविधान की जो उद्देशिका है, प्रस्तावना है, ठीक है, प्रियम्बल है जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, उसके बारे में हमको समझना है कि बी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष राष्ट्र बनाने के लिए जो कुछ बातें होंगी वो करेंगे। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना को हमको समझना है। और भारतीय संविधान में जो नागरिकता है वो अनुच्छेद 5 से लेकर के अनुच्छेद 11 तक भारतीय संविधान में नागरिकता के बारे में बताया गया है। और नागरिकता जो बताई गई है भाग 3 मतलब भाग 4 में बताई गई है, मतलब सॉरी भाग 2 में, भाग 3 में मौलिक अधिकार, भाग 4 में नीति निर्देशक सिद्धांतों के बारे में बताया गया है, ठीक है। तो नागरिकता अनुच्छेद 5 से लेकर के जो 11 में बताई गई, नागरिकता भारत में कैसे मिलेगी, एक व्यक्ति जो होता है भारत का नागरिक कैसे होता है, कैसे नहीं होता है, विदेशी नागरिकों के लिए क्या अधिकार है क्या नहीं है, और अगर भारतीय नागरिकता लेनी है तो कैसे लेनी होगी। क्योंकि उस समय जब संविधान बना उस समय भारत विभाजन की भी बात हो रही थी, तो भारत विभाजन चूंकि हो गया था, तो भारत विभाजन के समय क्या था कि भाई कुछ लोग पाकिस्तान में जो रहने वाले थे वो हिंदुस्तान आने वाले थे, जो हिंदुस्तान के थे वो पाकिस्तान में रहने जाने वाले थे। तो ऐसी स्थिति में क्या हो रहा था कि भाई नागरिकता किसकी भारत की होगी किसकी नहीं होगी, ये सारी चीज़ें को लेकर के यहाँ पर बातें लिखी गई हैं, ठीक है। इसके बाद में हम लोगों को आगे देखना है मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार के बारे में हमको पढ़ना और मौलिक कर्तव्य के बारे में। मौलिक अधिकारों को भारतीय संविधान में भाग 3 में लिख रखा गया है और मौलिक अधिकारों को मैग्ना कार्टा कहा जाता है। भाग 3 में अनुच्छेद जो पड़ता है अनुच्छेद 12 से लेकर के अनुच्छेद 35 जो होता है वो आपका मौलिक अधिकार होता है। भाग 4 में आपको मौलिक कर्तव्य मिलेगा, भाग 4 के का में, ठीक है, भाग के 4 के का में मिलेगा अनुच्छेद 51 का जो है आपका ये होता है आपका मौलिक कर्तव्य। राज्य का जो नीति निर्देशक सिद्धांत है यानी डीपीएसपी यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज, नीति निर्देशक सिद्धांत, ये भाग 4 में है, ठीक है, भाग 4 में। और 36 से लेकर के अनुच्छेद 51 तक जो संविधान में अनुच्छेद है वो नीति निर्देशक सिद्धांतों को लेकर के बताया गया है। तो यही सब प्रश्न आपसे पूछेगा, ठीक है। ऑब्जेक्टिव में कई सारे प्रश्न आपसे बनेंगे। मौलिक अधिकारों को कहाँ से लिया गया, तो आप बताएंगे मौलिक अधिकारों को अमेरिका के संविधान से लिया गया है। मौलिक कर्तव्यों को कहाँ से लिया गया, तो आप बताएंगे रसिया के संविधान से लिया गया, USSR के संविधान से, ठीक है। तो आपसे पूछेगा कि नीति निर्देशक सिद्धांत यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज
किस देश के संविधान से लिया गया है, तो आप बताओगे कि भाई आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। तो ऐसे कई प्रकार के प्रश्न आपसे पूछेगा। आपसे पूछेगा केंद्र राज्य संबंध कहाँ से लिया गया भारतीय संविधान में, तो आप बताओगे कि भाई वो लिया गया है जो है ऑस्ट्रेलिया से, यानी समवर्ती सूची वहीं से ली गई, तो केंद्र राज्य संबंध की बात भी वही होगी। आपसे पूछेगा कि भाई जो है मतलब और भी चीज़ें जो ली गई हैं वो कहाँ से ली गई हैं, तो आप बताओगे कि अलग अलग देशों से, जैसे संसदात्मक शासन व्यवस्था इंग्लैंड से ली गई है, संघात्मक शासन व्यवस्था कनाडा से ली गई है। ये सब बातें आपको ऑब्जेक्टिव के लिए पता होनी चाहिए। संविधान की मूलभूत विशेषताएं, लक्षण, ठीक है, कितने संविधान में अनुच्छेद हैं, कितने एक प्रकार से संशोधन हुए हैं, कौन सा संशोधन चौथे नंबर पर हुआ है, लास्ट वाला कौन सा हुआ है, इसको फोकस कर लेना है। बाकी ज़्यादा आपसे यहाँ से पूछेगा नहीं। मौलिक अधिकारों को पूछेगा, समानता का अधिकार किसमें बताया गया, तो आप बताएंगे 14 से लेकर के 18 तक समानता का अधिकार है, 19 से लेकर के 22 तक स्वतंत्रता का अधिकार है। ये सब आपसे पूछ सकता है। अनुच्छेद 14 में क्या लिखा है, तो आप बताएंगे विधि के समक्ष समता की बात अनुच्छेद 14 में की गई है। आपसे पूछेगा कि अनुच्छेद 15 में क्या कहा गया, तो आप बताएंगे धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान इत्यादि के आधार पर किसी व्यक्ति में कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो ये आप अनुच्छेद 15 में बताएंगे। अनुच्छेद 16 में पूछेगा क्या लिखा, तो आप बताएंगे विधि के समक्ष अवसर की समानता, यानी कानून के हिसाब, या सॉरी लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता, ठीक है। नौकरियों में जो आरक्षण वगैरह की बात होती है वो नहीं दिया जाएगा, मतलब हर एक व्यक्ति समान है, तो उसमें किसी प्रकार का कोई कंसेशन नहीं होगा। आप आरक्षण इसमें एक अपवाद है, ये बात ध्यान रखेंगे, एक्सेप्शन है। तो इसी प्रकार से अनुच्छेद 17 कहता है मतलब अस्पृश्यता का अंत किया जाएगा। अस्पृश्यता समझ रहे हैं, अनटचबिलिटी को खत्म किया जाएगा। अनटचबिलिटी मतलब जो छुआछूत होता है उसको खत्म किया जाएगा, अनुच्छेद 17 कहता है। अनुच्छेद 18 कहता है कि उपाधियों का अंत किया जाएगा, यानी जो उपाधियाँ राजाधिराज, महाराज, गणराज, ये सब उपाधियाँ होती हैं, ये सब हटा दी जाएंगी, मतलब किसी प्रकार की कोई उपाधि नहीं होगी, सभी व्यक्ति समान होंगे, तो ये समानता का अधिकार है। इसी प्रकार से प्रेस की स्वतंत्रता की बात करेगा, तो आप बताओगे कि भाई प्रेस की स्वतंत्रता जो है अनुच्छेद 19 के काम में है। तो ऐसे ऐसे आपसे तमाम प्रकार के प्रश्न ऑब्जेक्टिव में बनेंगे। ये सभी चीज़ें हम चर्चा करेंगे जब इन चीज़ों को बताएंगे। तो मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्यों के बारे में हमको पढ़ लेना है। इसके अलावा राज्यसभा क्या होती है, लोकसभा क्या होती है, इसको समझ लेना है। राज्यसभा क्या है, लोकसभा क्या है। अच्छा, राज्यसभा और लोकसभा संसद के ही भाग हैं। संसद के मुख्य रूप से दो भाग हैं, दो सदन होते हैं, एक लोकसभा एक राज्यसभा। लोकसभा जो होती है ये एक प्रकार से निम्न सदन होती है, चूँकि ये भंग हो जाती है। राज्यसभा उच्च सदन होती है क्योंकि ये कभी भंग नहीं होती है, ये बात ध्यान रखेंगे। हर 2 साल पर रिटायरमेंट वगैरह होती है इसमें, मतलब 6 साल का कार्यकाल होता है। 2 साल पर एक प्रकार से हर देखा जाता है कि भाई 6 साल किसका पूरा हुआ है, और नए लोगों को भर्ती किया जाता है। 12 लोग इसमें आपसे पूछेगा 12 लोग किसमें मनोनीत राष्ट्रपति के द्वारा किए जाते हैं, तो आप बताओगे कि राज्यसभा में मनोनीत किए जाते हैं। तो ऐसे चीज़ें। लोकसभा में 2 लोग कहाँ से आते हैं, तो आंग्ल भारतीय समुदाय से 2 लोगों को जो राष्ट्रपति होता है वो लोकसभा में सांसद बनाता है। लोकसभा और राज्यसभा में जो सांसद होते हैं, जो व्यक्ति बैठते हैं वो सांसद होते हैं। जो सांसदी का चुनाव होता है हमारे आपके यहाँ पर, तो उसी सांसदी के चुनाव में जो जिनको आप वोट देते हो लोकसभा में जाकर के बैठते हैं, ये बात ध्यान रखेंगे। लोकसभा के वो सब लोग मिल करके अपना वोट प्रधानमंत्री को देते हैं और प्रधानमंत्री बनाते हैं, ठीक है। लोकसभा जो होती है जहाँ पर लोग बैठक करते हैं, वहाँ पर लोकसभा का अध्यक्ष सभी लोग लोकसभा के लोग मिल करके एक लोकसभा का अध्यक्ष का चुनाव करते हैं, ये बात ध्यान रखेंगे। तो संसद होता है, संसद के अंतर्गत ही राष्ट्रपति भी आता है, ये बात ध्यान रखेंगे। लेकिन संसद का अंग नहीं है, लेकिन राष्ट्रपति आता संसद के अंदर ही है। तो ये हो गया 10वां टॉपिक। 11वां टॉपिक है आपका राष्ट्रपति के कार्य और शक्तियाँ। राष्ट्रपति का क्या कार्य है, राष्ट्रपति की क्या क्या शक्तियाँ हैं, राष्ट्रपति को उसके पद से कैसे हटाया जा सकता है, ये सब प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछेगा और इसको हमको ज़रूर बताना है। इसके अलावा चूँकि अनुच्छेद 61 में जो बताया गया है भारतीय संविधान के, उसमें राष्ट्रपति से रिलेटेड बताया गया है, और ये बताया गया अनुच्छेद 52 से लेकर के अनुच्छेद 61 तक भारत के राष्ट्रपति के बारे में बताया गया है, ठीक है। ये बात ध्यान रखेंगे। तो राष्ट्रपति का क्या कार्य होगा, क्या कर्तव्य होगा, क्या शक्तियाँ हैं राष्ट्रपति के पास, क्या क्या पावर है, और राष्ट्रपति को उसके पद से कैसे हटाया जा सकता है, सारी बातें जो है उसमें लिखी हुई हैं। महाभियोग की प्रक्रिया एक होती है, उसके द्वारा अनुच्छेद 61 में बताया गया कि महाभियोग के द्वारा राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। क्लियर। तो ये सब चीज़ें हमको पढ़नी है। इसके अलावा राज्यपाल कौन होता है, राज्यपाल और मुख्यमंत्री में क्या संबंध होता है, मुख्यमंत्री की स्थिति क्या होती है राज्य में, और राज्यपाल क्या होता है। क्योंकि राज्यपाल को नियुक्त कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। राज्यपाल का कोई कार्यकाल नहीं होता, जब तक राष्ट्रपति चाहे तब तक राज्यपाल किसी भी राज्य में राज्यपाल रह सकता है, ये बात ध्यान रखेंगे। तो राज्यपाल और मुख्यमंत्री की स्थिति, मुख्यमंत्री जो होता है, जैसे जो विधायक लोग होते हैं जिसको वोट देते हैं वो मुख्यमंत्री बनता है, और जो विधायक चुनाव होता है तो वो लोग मुख्यमंत्री होते हैं। अच्छा, इसमें एक होती है विधानसभा। तो विधानसभा जो होती है, विधानसभा में विधायक लोग बैठते हैं और विधान परिषद में एमएलसी लोग बैठते हैं, ठीक है।
MLC, और विधानसभा के जो होते हैं उनको MLA कहते हैं। क्लियर, ये बात ध्यान रखेंगे। और इसके अलावा अगला जो टॉपिक है आपका है सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। तो सुप्रीम कोर्ट की अगर बात करें तो सुप्रीम कोर्ट की स्थिति, सुप्रीम कोर्ट की शक्तियाँ, सुप्रीम कोर्ट की पावर, इन सभी के बारे में हमको समझना है। इसके अलावा सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक जो आपका है वो है भारत में केंद्र राज्य संबंध, इसको समझना है। जो सूचियाँ वगैरह, समवर्ती सूची, राज्य सूची, केंद्र सूची, इसको समझना। तो यही भारत में केंद्र और राज्य के बीच में क्या संबंध है, इसको समझना है। इस प्रकार से 14 इंपॉर्टेंट टॉपिक थे जिनके बारे में मैंने बताया। इनको अगर आप पढ़ लेंगे तो पॉलिटिकल साइंस में कहीं से और अलग से प्रश्न नहीं आता है, इन्हीं टॉपिक से आपकी परीक्षा में प्रश्न फंसते हैं। तो ये चीज़ आप नोट डाउन कर लीजिएगा, फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सभी लोग, जितने भी लोग देख रहे हो, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ओके, चलिए फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ जुड़ने के लिए इसी प्रकार से अपना प्यार हमेशा बनाए रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद भाई। ठीक है, चले फिर। ओके, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।